हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस चैनल पर। हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी के संदर्भ में कक्षा 12 व्यष्टि अर्थशास्त्र। आज व्यष्टि अर्थशास्त्र का सबसे लास्ट पार्ट है। यदि आपने अन्य पार्ट को भी देखना है तो हमने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दी है, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। आज व्यष्टि अर्थशास्त्र का सबसे लास्ट पार्ट है, पार्ट 6, प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। प्रतिस्पर्धा रहित बाजार, इसका संबंध कहीं ना कहीं पार्ट 4 से है। पार्ट 4 में हमने जाना पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता के संदर्भ में हमने बात की पार्ट 4 में, तो इसका संबंध कहीं ना कहीं आज के पार्ट से है। और इससे पहले वाले पार्ट में, पार्ट 5 में हमने जाना बाजार संतुलन। तो आज है लास्ट पार्ट, प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। इस पार्ट के अंतर्गत हम बाजार की विभिन्न स्थितियों का पता लगाएंगे कि कौन कौन सी स्थिति है, इन स्थितियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता क्या है। यहां से आगे की स्थिति स्पष्ट होने लगेगी, स्पष्ट होने लगेगा कि कौन कौन सी स्थितियां हैं बाजार की। तो सबसे पहले पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता यानी कि एक बाजार की ऐसी स्थिति है जिसमें क्रेता एवं विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होती है। क्रेता एवं विक्रेता यानी कि फर्म व उपभोक्ता, इनकी संख्या अत्यधिक होती है। यहां पर फर्म का अभिप्राय उत्पादक जो वस्तु का उत्पादन करता है और विक्रेता, इसके संदर्भ में है। यानी कि फर्म एवं उपभोक्ताओं की संख्या अत्यधिक होती है और एक अकेले फर्म एवं उपभोक्ता का स्थान इस संपूर्ण बाजार में नगण्य होता है, ना के बराबर होता है। वो कैसे होता है उसको भी जानेंगे। और एक अकेले फर्म एवं उपभोक्ता कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है, ये भी स्पष्ट है। तो इसको जान लेते हैं कि किस प्रकार से प्रभावित नहीं कर सकता है और इनकी स्थिति बाजार में नगण्य किस प्रकार से होती है। एक अकेले रूप में, माना कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग करना चाहे और वह बाजार में तय कीमत है उससे कम में खरीदना चाहे, तो ऐसे में क्या होगा, वो बाजार में जाएगा और जो तय कीमत है उससे कम में खरीदना चाहे तो वो खरीद नहीं पाएगा, उसे प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि अनेक उपभोक्ताएं हैं बाजार में, अनेक उपभोक्ता है। क्योंकि अगर वो नहीं खरीदेगा तो कोई और खरीदेगा। तो इस तरह से एक अकेला जो उपभोक्ता है वो बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है। और इसी तरह से इसका एक नगण्य स्थान होता है संपूर्ण बाजार में। और अगर हम उत्पादक के परिप्रेक्ष्य में देखें, जो फर्म है उसके परिप्रेक्ष्य में देखें, यदि कोई उत्पादक किसी वस्तु का उत्पादन करे और उस वस्तु का मूल्य का निर्धारण वह स्वयं करे और बाजार जो कीमत है उससे कहीं अधिक करे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसकी जो वस्तु है उसको बेचने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यानी कि यह होगा कि वह वस्तु नहीं बिक पाएगी। तो इस तरह से जो उत्पादक है वह भी अकेले उत्पादक बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है और उसका अकेले में संपूर्ण बाजार में नगण्य स्थान होता है। तो इस तरह से यानी कि क्रेता एवं विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है और इनका अकेले रूप में संपूर्ण बाजार में नगण्य स्थान होता है और कीमत को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। और जब फर्म किसी वस्तु का उत्पादन करना चाहे बाजार में और बंद करना चाहे, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इस बाजार में, पूर्ण प्रतियोगिता में, इसमें यह होता है कि जब चाहे तब किसी वस्तु का उत्पादन करे, जब चाहे तब इस वस्तु का उत्पादन बंद कर सके। इसकी पूर्ण स्वतंत्रताएं होती है फर्म को, यानी कि उत्पादक को। जब चाहे तब वस्तु का उत्पादन करे, जब चाहे तब वस्तु का उत्पादन बंद कर सके, यह पूर्ण स्वतंत्रताएं होती है।
इसमें किसी भी प्रकार का संस्थागत प्रतिबंध नहीं होता है, किसी से अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है इस पूर्ण प्रतियोगिता में। और अगला है इसमें कि जो पूर्ण प्रतियोगिता है, पूर्ण प्रतियोगिता में एक दूसरे की स्थानापन्न वस्तुएं होती है, यानी कि यह एक जैसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। जो उत्पादक होते हैं, जो फर्म होती है, यह एक जैसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इनकी एक मिलती जुलती वस्तुएं होती है, कोई अंतर नहीं होता है। वो कैसे? माना कोई एक फर्म किसी वस्तु का उत्पादन कर रही है और वह भी उस दूसरी फर्म भी वस्तु का उत्पादन कर रही है। इन दोनों उत्पादकों के बीच, उत्पादित की गई वस्तुओं के बीच किसी भी प्रकार का अंतर नहीं पाया जाएगा, यानी कि रंग, आकार, रूप, स्वरूप यह एक जैसा होगा, यानी कि एक दूसरे के स्थान पर इसका प्रयोग किया जा सकता है, इसमें कोई अंतर नहीं है। जब कोई उपभोक्ता इन दोनों वस्तुओं का उपभोग करेगा तो उन्हें भी इसमें कोई अंतर नहीं मिलेगा। तो इस तरह से यह एक दूसरे वस्तु की स्थानापन्न वस्तुएं होती है। और यानी कि ये जान लिया हमने समरूप वस्तुएं होती है। समरूप वस्तु के साथ साथ, समरूप यानी कि मिलती जुलती एक जैसी वस्तुएं, समरूप वस्तु के साथ साथ कीमत विभेद नहीं पाया जाता है। यानी कि कीमत विभेद यानी कि मूल्यों में कोई अंतर नहीं पाया जाता है। एक जैसा मूल्य होगा सभी वस्तुओं का, मूल्यों में कोई अंतर नहीं होगा। और जो क्रेता व विक्रेता है इस बाजार के अंतर्गत पूर्ण प्रतियोगिता में, इन्हें बाजार की पूर्ण जानकारी होती है। पूर्ण जानकारी होती है यानी कि जब कोई उत्पादक किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो इसे यह पता होता है कि उस वस्तु के उत्पादन में कितनी लागत आई है और बाजार में उस वस्तु की क्या कीमत मिलेगी, ये उसे पहले से ही पता होता है। और इसी तरह से उपभोक्ता को भी, जब उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदना चाहेगा, वह बाजार में जाएगा उस वस्तु को खरीदने, तो उसे ये पता होगा कि इस वस्तु के उत्पादन में क्या लागत आई है और किस कीमत पर बाजार में मिल रही है और ये कहां पर मिलेगी, इसे पहले से ही पता होता है। यानी कि पूर्ण रूप से पहले से जानकारी होती है। तो इस तरह से जो पूर्ण प्रतियोगिता है इस संदर्भ में, अब यदि जो स्वतंत्रताएं हैं, यानी कि जो हमें स्वतंत्रता जानी है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है फर्म में, यहीं से स्थिति परिवर्तित होती है यदि स्वतंत्रताओं में प्रतिबंध लगा दिए जाए। प्रतिबंध यानी कि बैरियर लगा दिए जाए, वस्तु के उत्पादन करने और जब चाहे तब बंद करने में बैरियर लगा दिए जाए, यानी कि प्रतिबंध लगा दिए जाए। अर्थात एंट्री एवं एग्जिट पर बैरियर लगा दिए जाए, उस उत्पादन करने के लिए अनुमति लेनी पड़े और उत्पादन को बंद करने के लिए भी अनुमति लेनी पड़े। तो ऐसी स्थिति में बाजार की स्थितियों का स्वरूप भी परिवर्तित होता है। वो प्रतिबंध किस रूप में? वो प्रतिबंध जब कोई फर्म किसी वस्तु का उत्पादन करेगी तो उसे अनुमति लेनी पड़ेगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा, यानी कि संस्थागत प्रतिबंध होगा। और जब उस वस्तु का उत्पादन बंद करेगी उसके लिए भी अनुमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि उस फर्म में कहीं ना कहीं अनेक सारे कारीगर काम करेंगे, अनेक कर्मचारी काम करेंगे। तो इस तरह से यदि वो एकदम से बंद कर देंगे तो उससे बेरोजगारी बढ़ेगी। तो इसके लिए भी यदि परमिशन लेनी पड़ेगी या अनुमति लेनी पड़ेगी तो ये कहलाएंगे यानी कि संस्थागत प्रतिबंध, यानी कि एंट्री एवं एग्जिट पर बैरियर लगा दिए जाए। यदि बैरियर लगा दिए जाए तो धीरे धीरे संपूर्ण बाजार में जो फर्मों की संख्या धीरे धीरे कम कम होती जाएगी। यदि कम होगी, जो सबसे पहले स्थिति सामने आएगी वो होगी अपूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता यानी कि इसमें संस्थागत प्रतिबंध पाए जाएंगे, अर्थात वस्तु के उत्पादन करने और वस्तु को बंद करने से संबंधित उसे अनुमति लेनी पड़ेगी। यानी कि कहीं ना कहीं प्रतिबंध होगा और फर्मों की संख्या, और प्रतिबंध हो गए तो फर्मों की संख्या कम होगी, यानी कि अपेक्षाकृत
पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में फर्मों की संख्या कम होगी। यदि प्रतिबंध होगी तो ये जाहिर सी बात है बाजार में फर्मों की संख्या कम होगी, हर कोई वस्तु का उत्पादन नहीं कर पाएगा, तो इस तरह से फर्मों की संख्या कम होगी। और जो विक्रेता है, इसमें विक्रेता भले ही कम होंगे, लेकिन जो उपभोक्ता है इनकी संख्या कभी कम नहीं होगी, क्योंकि उपभोक्ताओं के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा। जहां भी हम बात करेंगे अर्थशास्त्र में, उपभोक्ताओं की संख्या में कमी नहीं होगी, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के संस्थागत प्रतिबंध नहीं होते हैं। संस्थागत प्रतिबंध सिर्फ और सिर्फ फर्मों के ऊपर होते हैं, क्योंकि वह उत्पादन करते हैं। और जो ये अपूर्ण प्रतियोगिता है, अपूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य विभेद पाया जाता है। मूल्य विभेद के साथ साथ वस्तु विभेद भी पाया जाएगा, यानी कि वस्तुओं में अंतर होगा यहां पर, और वस्तुओं में अंतर के साथ साथ कीमत में भी अंतर होगा। तो इस तरह से, और जो ये बाजार में क्रेता व विक्रेता है, इन्हें अपेक्षाकृत कम जानकारी होगी पूर्ण प्रतियोगिता के, यानी कि इन्हें जानकारी होगी लेकिन अपेक्षाकृत कम जानकारी होगी पूर्ण प्रतियोगिता के अपेक्षाकृत। इसमें एक शब्दावली है, वो है कीमत विभेद, जिसे हमने पूर्ण प्रतियोगिता में भी जाना और अपूर्ण प्रतियोगिता में भी जाना। कीमत विभेद यानी कि किसी वस्तु का जब उत्पादन किया जाता है, इसमें समान लागत आए, उसकी भिन्न भिन्न मात्राओं को अगर हम भिन्न भिन्न बाजार में, अलग अलग बाजार में अलग अलग उपभोक्ताओं को अलग अलग कीमत में बेचे, तो उसे ही कीमत विभेद कहा जाता है। अर्थात कीमत विभेद यानी कि किसी वस्तु को अलग अलग बाजार में अलग अलग उपभोक्ताओं को अलग अलग कीमत में बेचा जाए, उसे ही कीमत विभेद कहा जाता है। तो इस संदर्भ में ये अपूर्ण प्रतियोगिता है। और यदि ये प्रतिबंध लगाए गए हैं, इससे फर्मों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। यदि ये हो, बाजार में फर्मों की संख्या धीरे धीरे कम हो, यदि एक फर्म हो, उसे कहा जाएगा एकाधिकार प्रतियोगिता। एकाधिकार प्रतियोगिता यानी कि इसमें प्रतिबंध होते हैं किसी भी फर्म को बाजार में प्रवेश को लेकर, यानी कि प्रतिबंध होते हैं। और किसी वस्तु के उत्पादन में किसी फर्म का पूर्ण रूप से एकाधिकार होता है। एक फर्म होती है एक वस्तु के उत्पादन में, पूर्ण रूप से इसका अपने वस्तु के उत्पादन में एकाधिकार होता है। वस्तु विभेद होगा यहां पर, यानी कि जब इससे पूर्ण रूप से एकाधिकार प्राप्त है, तो ये जाहिर सी बात है अन्य फर्म उस वस्तु का उत्पादन नहीं कर पाएगी, और इस तरह से कीमत विभेद होगा, यानी कि मूल्यों में अंतर होगा। जब पूर्ण रूप से एकाधिकार है वस्तु के उत्पादन में, तो कहीं ना कहीं कीमत को भी वह नियंत्रित करता है, थोड़ा बहुत जरूर नियंत्रित करता है, जिससे कि कीमत विभेद सामने आता है। और स्थानापन्न वस्तुएं यहां पर पूर्ण रूप से स्थानापन्न वस्तुएं नहीं होती है, यानी कि पूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं नहीं होती है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर होता है। जो वस्तुएं होती है एक फर्म द्वारा उत्पादित और दूसरे फर्म द्वारा उत्पादित, हालांकि यह एक दूसरे की पूर्ण रूप से स्थानापन्न वस्तुएं नहीं होगी, लेकिन इन दोनों में थोड़ा बहुत अंतर होगा। तो इस तरह से एकाधिकार प्रतियोगिता में किसी फर्म का उसकी अपनी वस्तु में पूर्ण रूप से एकाधिकार होगा और कीमत को नियंत्रित करेगा, और अन्य फर्मों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा, यानी कि अन्य फर्म उस वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकती है, उसे प्रतिबंधित होगी, प्रवेश प्रतिबंधित होगा। तो इस तरह से ये बाजार की स्थिति है। अब ये प्रश्न उठता है कि जो पूर्ण प्रतियोगिता है, पूर्ण प्रतियोगिता में जो विक्रेता होता है, विक्रेता मूल्यों को स्वीकार करता है, और जो एकाधिकार है, एकाधिकार में वो मूल्यों का निर्धारण करता है। अब हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले ये किस प्रकार से मूल्य को स्वीकार करता है पूर्ण प्रतियोगिता में, और एकाधिकार में कैसे निर्धारण करता है और क्यों करता है।
पूर्ण प्रतियोगिता में हमने जाना सबसे पहले कि यहां पर फर्मों की संख्या बाजार में अधिक होती है, अधिक मात्रा में होती है। उससे क्या होता है, एक तो वो अकेले बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है, और जब वो बाजार में कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है तो बाजार जो कीमत निर्धारण है वो बाजार करती है, यानी कि बाजार द्वारा कीमत का निर्धारण होता है। तो इस तरह से पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता को जो बाजार में निर्धारित कीमत है उसको स्वीकार करना पड़ता है, यानी कि उसे सहजता से स्वीकार करना पड़ता है जो बाजार में निर्धारित कीमत है, क्योंकि फर्मों की संख्या अधिक है, उसका एक अकेले रूप में अपने आप में नगण्य स्थान है इस संपूर्ण बाजार में। तो इसीलिए उसे सहजता से बाजार मूल्य को ही स्वीकार करना पड़ता है। तो इसीलिए पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता मूल्य को स्वीकार करता है सहजता से। और जो एकाधिकार है, एकाधिकार प्रतियोगिता में जो विक्रेता है, विक्रेता मूल्य का निर्धारण करता है, उसका योगदान होता है मूल्य का निर्धारण करने में। क्योंकि उसको अपनी वस्तु के उत्पादन करने में पूर्ण रूप से एकाधिकार है, वह कहीं ना कहीं मूल्यों को भी प्रभावित करता है, मूल्यों का निर्धारण करता है। इसीलिए कोई और कॉम्पिटिटर नहीं होता है उस वस्तु के संदर्भ में। तो इसीलिए उसे पूर्ण रूप से एकाधिकार है और अन्य फर्मों का भी आना वर्जित है, प्रवेश वर्जित है। तो इसीलिए वह मूल्य का निर्धारण करता है एकाधिकार में विक्रेता। अब यह जानना भी बेहद जरूरी है कि कोई उपभोक्ता जब वस्तु को खरीदता है तो मूल्य क्यों देता है, और कोई विक्रेता किसी वस्तु का मूल्य क्यों लेता है। हालांकि जब कोई उपभोक्ता वस्तु को खरीदना चाहता है तो उसे अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए खरीदता है, यानी कि जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदता है उसके लिए कुछ ना कुछ मूल्य देता है। वो मूल्य इसलिए देता है क्योंकि उस वस्तु को खरीदने से उस उपभोक्ता की आवश्यकताएं पूरी हो रही है, यानी कि उसके लिए वो उपयोगी है। अर्थात वह मूल्य इसलिए देता है उपभोक्ता क्योंकि उस वस्तु में उपयोगिता है उस व्यक्ति के लिए, इसीलिए मूल्य देता है। उपयोगिता यानी कि उपयोगिता उसे कहा जाता है किसी वस्तु की वह क्षमता या गुणवत्ता जिससे कि मानवीय आवश्यकताएं पूरी होती हो, यानी कि जिससे उस उपभोक्ता की आवश्यकता पूरी होती हो, उसे कहा था उपयोगिता। और उसी उपयोगिता का उपभोक्ता मूल्य देता है, इसीलिए मूल्य देना पड़ता है किसी उपभोक्ता को किसी वस्तु को खरीदने पर। और अब आती बात है यहां पर कि जो विक्रेता है वो मूल्य क्यों लेता है। विक्रेता इसलिए मूल्य लेता है किसी वस्तु का क्योंकि जब वह किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है उस दौरान उत्पादन करने में कुछ ना कुछ लागत आती है, इसीलिए उस लागत के लिए वह मूल्य देता है विक्रेता। विक्रेता यह कहा जा सकता है उत्पादक, इसलिए मूल्य देता है। अगर वह मूल्य ना दे तो उससे नुकसान होगा जिससे कि उत्पादन बंद होगा। हालांकि प्रत्येक उत्पादक का यह प्रयास रहता है कि वह उत्पादन प्रक्रिया से अधिक लाभ अर्जित कर सके। अधिक से अधिक लाभ कब अर्जित होगा, जब उत्पादन लागत कम आएगी, तभी उसे अधिक से अधिक लाभ अर्जित होगा। प्रत्येक उत्पादन का यह प्रयास होता है, ये उद्देश्य होता है कि वह अधिक से अधिक उत्पादन प्रक्रिया से लाभ अर्जित कर सके। और इसी संदर्भ में जो उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता का यह प्रयास रहता है कि वह कम कीमत पर अधिक से अधिक वस्तुओं को खरीद सके, अधिक से अधिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके, अधिक से अधिक उपयोगिता प्राप्त कर सके। प्रत्येक उपभोक्ता का यह प्रयास रहता है कि वह कम कीमत पर अधिक वस्तुओं को खरीद सके। तो इस तरह से प्रतिस्पर्धा रहित बाजार के संदर्भ में हमने ये बाजार की स्थितियों को समझा और ये पाठ समाप्त हो गया है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमने ये
6 चैप्टर को जान लिया। यदि आपने इन चैप्टरों को, अन्य चैप्टर को भी देखना है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, वहां पर आपको ये सभी चैप्टर एक साथ मिलेंगे। और इसके बाद हम समष्टि अर्थशास्त्र पर बात करेंगे। तो इसी तरह से ये चैप्टर समाप्त हो गया है और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।